दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं भारतीय संविधान में अगली क्लास को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 156वां लेक्चर है। इसके पहले 150 लेक्चर जो दिया गया इसी सीरीज में वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित था। 151 नंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया भारतीय संविधान की क्लास। तो अगर आपने पीछे का वीडियोज नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, पहले आज की वीडियो देख लीजिए किस तरह के सवाल मैं आपको देता हूं, कितने सवाल आपको याद हैं। 30 सवाल मैं पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं। इसी 30 सवाल को लेकर के आज 4651 से लेकर के 4680 तक के सवालों को पढ़ने वाले, यानी सर धीरे धीरे हम लोगों ने 4700 सवाल पढ़ लिए। जी हां, आप स्टडी 91 की क्लास में रहिए तो सही, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा कैसे कैसे सर प्रश्न इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो सवाल आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मुझे पता है हम लोग प्रस्तावना चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला सवाल मैं पूछ दूं कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा किसने। अब ये सवाल कठिन हो गया, मुझे लगता है 100 में से 99 बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। शायद ही कोई एक बच्चा हो जिसको इसके बारे में पता हो, बता के तो देखो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। वो कौन सा मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहा था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ठीक है, लिख रहा है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। इस तरह के सवाल आते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है। लिख रहा भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ये किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द समाजवाद का अर्थ क्या है, या फिर कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख दोस्तों इस प्रस्तावना में किया गया है। इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में आए तो कितना जवाब आप दे पाएंगे। आइए पहले आज की क्लास करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी हाल ही में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पेड बैच लॉन्च किया गया। ठीक है, एक बार आप पढ़ के तो देखिए। वैसे भी आपके परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये वाला बैच भी आ चुका है और हिंदी का बैच भी आ चुका है। ठीक है, आगे दोस्तों आपके समक्ष पॉलिटी का नया बैच आ रहा है। देखिए पॉलिटी की क्लास यूट्यूब पर भी स्टार्ट हो गई और यहां नया बैच भी आ रहा है। बाकी यूपी स्पेशल का दोस्तों नया बैच आ रहा है। तो आप एक मौका दीजिए स्टडी 91 को और जुड़िए नितिन सर के साथ। आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमारी तैयारी सर बहुत बेहतर स्तर पर हो पाई है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ गई हैं, तो मुझे लगता है उसके माध्यम से तैयारी करना और भी बेहतर हो चुका है। ध्यान रखेंगे, आज हमारा 156वां लेक्चर है। 4651 से लेकर के 4680 तक के सवालों पर बातचीत करेंगे और भारत में संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उससे संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या लिख रहा है, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बच्चा बच्चा इसका जवाब दे देगा प्रस्तावना। या प्रस्तावना कहिए या आप उद्देशिका कहिए, ये अलग अलग नहीं है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इस उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था। अगर सवाल आ जाए प्रस्तुत किसने किया था, किसने पूछे और कब पूछे, दो सवाल बन सकता है। किसने बन सकता है, कब बन सकता है। तो किसने प्रस्तुत किया था, तो आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब किया था दोस्तों, तो याद रखेगा 13 दिसंबर 1946 को किया था, क्योंकि 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। 11 दिसंबर को चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, और उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, ये जो संविधान की कुंजी कहा दोस्तों, किसने कहा है, तो याद रखेगा किसने कहा। अगर ये पूछ दे किसने कहा है, तो याद रखेगा अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। किसने कहा है, अर्नेस्ट बार्कर नाम है। क्या नाम है, अर्नेस्ट बार्कर ने यह कहा है। क्या कहा है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की कुंजी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल लिखना, किस मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। यह कौन सा मामला था दोस्तों जिसके अंतर्गत कहा गया, तो याद रखेगा आपने शायद नाम सुना होगा, बेरूबारी मामला। कौन सा, बेरूबारी मामला का नाम सुना होगा। यह मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1960 में आया था। ठीक है, इसी में दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। ठीक है, और एक चीज और कहा गया दोस्तों, लेकिन यहां पर यह भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का
अंग अंग नहीं है। सवाल ये भी आता है कि किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए संशोधन, कई सवाल बनते हैं यहां से, ठीक है। संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, यह कहा गया। कहां पे कहा गया दोस्तों? 1970 में बेरूबारी मामले में यह कहा गया। ये तो यह भी कहा गया कि संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी माना गया, और यह भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और इसीलिए इस पर संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? लिख रहा किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? अभी तक तो नहीं माना जा रहा था, अब माना गया। ये दोस्तों केशवानंद भारती मामला था। कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला था, ठीक है। केशवानंद भारती मामला बच्चा जानता है, सबसे बड़ी बेंच यहीं पे बनी थी 1973 में, ठीक है। ये मामला हुआ था, और याद रखेगा सबसे बड़ी बेंच का निर्माण भी इसी समय हुआ था। सबसे बड़ी बेंच, ठीक है, बेंच का निर्माण हुआ था। आई थिंक कुल 13 सदस्यों की बेंच बनी थी, ठीक है, याद रखेंगे। ये किस मामले में? बेरूबारी मामले में तो कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, और जब अंग ही नहीं तो संविधान में संशोधन कैसे होगा? मतलब प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं हो सकता। लेकिन केशवानंद भारती वाला मामला जब 1973 आया तो उसमें कहा गया कि प्रस्तावना में अंग माना गया, और जब अंग हो गया तो संशोधन भी हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है। बस दोस्तों एक कंडीशन लगा दी गई। क्या कंडीशन लगाया गया? शर्त रखा गया दोस्तों ये कि जो मौलिक ढांचा है उसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है। मौलिक ढांचे में परिवर्तन न हो, ठीक है। यानी संविधान के मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए, या प्रस्तावना का जो मौलिक ढांचा, मौलिक अधिकारों की यहां कोई बात नहीं है, प्रस्तावना का जो मौलिक ढांचा है, जिस उद्देश्य से उस प्रस्तावना को बनाया गया है, उसमें उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और संशोधन किया जा सकता है। यह दोस्तों कहा गया, अंग में मान लिया गया, ठीक है। और इसी के बाद दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन भी किया जाता है। लिख रहा है संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर सबसे अधिक ध्यान दिया? तो सबसे अधिक ध्यान दिया गया प्रस्तावना पर। किस पर दिया गया? प्रस्तावना या उद्देशिका पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों पूरे आप कह सकते हैं इसमें संविधान का मूल है। क्या है दोस्तों? संविधान का मूल कह सकते हैं, या संविधान का निचोड़ कह सकते हैं। पूरे संविधान का निचोड़ क्या है? वो प्रस्तावना ही तो है, इसलिए यहां पर एक एक बातों का ध्यान दिया गया। लिख रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो शब्द है दोस्तों हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, याद रखेगा। इसी से स्टार्ट होता है। कभी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा हम भारत के लोग। एक बात और याद रखेगा दोस्तों, प्रस्तावना में सवाल आता है किस शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया? किस शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है? 2 बार प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो याद रखेगा 2 बार प्रयोग हुआ है भारत शब्द का। यहीं हम पढ़ते हैं दोस्तों क्या? हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, क्या बनाना चाहते हैं? प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। इस तरह से लाइन शुरू होती है। तो ये जो भारत शब्द है ये 2 बार आता है। परीक्षा में अगर सवाल आ जाए ना, आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। आप स्टडी 91 पर आइए, कॉपी कलम लेके बैठिए, हल भी करने का प्रयास करिए। आपको भी लगेगा कि हाँ नितिन सर सही कर रहे हैं, इन 30 सवालों में से हम कितना सवाल हल कर पाते हैं। बताइए सवाल का जवाब। लिख रहा है संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो देश को दोस्तों भारत, इंडिया पहले कहा गया है, या इंडिया की जगह पे दोस्तों भारत कहा गया है, ठीक है। इंडिया जो कि भारत, ठीक है, यह कहा गया इंडिया जो कि भारत। और भारत क्या दोस्तों? राज्यों का संघ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इंडिया जो कि भारत के नाम से पुकारा गया है, याद रखेंगे। लिख रहा है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है ये किस प्रकार का राष्ट्र है? राष्ट्र मतलब देश है। भारत किस प्रकार का देश है? तो याद रखेगा, ये अगर हम संविधान को पढ़ के कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत क्या दोस्तों? ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। क्या दोस्तों? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, जबकि हमारे देश
के लोग अब चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। भारत में दोस्तों अनेक संस्कृतियां विराजमान हैं, इसीलिए भारत अपने आप को क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष होने की बात करता है। पहले हमारे जब संविधान बना था उस समय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द था ही नहीं, तब संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द था, लेकिन उसको बदल करके धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया। इसी को इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं। ठीक है, लिख रहा है संविधान के किसी भी उपबंध में किस अनुच्छेद के अधीन उद्देशिका तथा संविधान की छोटी मोटी रूपरेखा के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो इस संशोधन की अगर हम प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो किस देश से लिया गया है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान को दोस्तों स्रोत माना गया है। ठीक है, जहां से यह कॉन्सेप्ट लिया गया है। और अगर आप अपने संविधान की बात करेंगे तो हम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दोस्तों क्या करते हैं, यहां पर चेंजेस करते हैं। ठीक है, लिख रहा है किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तो याद रखेगा पहली बार जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन था। क्या था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। पूछता सवाल दोस्तों कब किया गया था, तो याद रखेगा 1976 में। देखिए 73 में मैंने बताया था कि केशवानंद भारती मामला हुआ था और तभी डिसाइड किया गया था कि हाँ प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, इसलिए 73 से पहले संशोधन का तो सवाल ही नहीं बनता। 73 के बाद दोस्तों याद रखेंगे 1976 में पहली बार दोस्तों संशोधन किया गया और यहीं पर दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1976। कब हुआ दोस्तों, 1976 में। और कितने शब्द जोड़े गए दोस्तों, तो 3 शब्द जोड़े गए हैं, याद रखेगा। वही अगला सवाल दे रहा है कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ उसमें प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो याद रखेगा कौन कौन से शब्द। पहला शब्द जोड़ा गया दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। दूसरा दोस्तों समाजवाद जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष। अच्छा समाजवाद है कि समाजवादी शब्द है, यह भी सवाल आता है परीक्षा में, तो याद रखेगा समाजवादी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ा गया। ये भी पूछता कब जोड़ा गया, तो क्या बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला सवाल लिख रहा है कि प्रस्तावना के किस शब्द का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय के बारे में कौन बताता है, यही समाजवादी शब्द बताता है। समाजवादी का अर्थ क्या है दोस्तों, सामाजिक न्याय, मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की बात किया। और मेरे हिसाब से एक चीज मैं यहां स्किप कर रहा हूं, यहां समाजवाद के बारे में बताया गया है, समाजवादी शब्द नहीं है, समाजवाद। ठीक है, क्या जोड़ा गया शब्द, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, याद रखेगा। और यहां सामाजिक न्याय से तात्पर्य किसका है, समाजवाद का है। लेकिन प्रस्तावना का कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ये कौन बताता है, तो जो हम कहते हैं कि भारत क्या है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, मतलब ये किसी एक धर्म का निवासी यहां पे नहीं है, तमाम धर्म के लोग यहां निवास करते हैं, ये यही बताता है। लेकिन संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान, ये गलत है, लिखना चाहिए वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है दोस्तों, कि सभी नागरिक जो हो मतदान दे सकते हैं, ये कौन बताता है दोस्तों, तो एक शब्द है दोस्तों गणतंत्र। ठीक है, देखिए जब जहां गणतंत्र होता है वहीं पर दोस्तों मतदान की बात आती है, तो चाहे गणतंत्र लिख दे या फिर क्या लिख दे, प्रजातंत्र, एक ही बात है। गणतंत्र को ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्रजातंत्र, प्रजा का शासन है ना, तभी तो हम कहते हैं भारत में किसका शासन है, जनता का शासन है। भारत के जनता के द्वारा दोस्तों शासन स्थापित है। कह रहा कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत में वंशवादी शासन नहीं है, तो भारत में जो गणतंत्री व्यवस्था है वही दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि जहां गणतंत्र होता है, गणतंत्र उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर क्या होता है, वंशवादी व्यवस्था ना हो, अलग से चुनाव होता है। हमारे देश में सबसे बड़ा जो पद है वो राष्ट्रपति का पद है। क्या आपने सुना है कि राष्ट्रपति का लड़का ही राष्ट्रपति बनेगा, नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसका मतलब ये गणतंत्र है हमारे देश में, पद का वंशानुगत चीजें नहीं है, यानी एक व्यक्ति पीएम है तो अगला भी पीएम होगा, ये चुनाव नहीं है दोस्तों। हां अलग बात है कि एक पार्टी का कंट्रोल है, वो अपनी जगह है, लेकिन दोस्तों वंशानुगत शासन नहीं है अगर हम राष्ट्राध्यक्ष के मामले में देखें तो। और गणतंत्र का तात्पर्य किसी प्रधानमंत्री से लेना नहीं होता है, राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से होता है, याद रखेगा। गणतंत्र का संबंध किससे होता है दोस्तों, हमेशा
राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से दोस्तों इसका संबंध होता है। और राष्ट्राध्यक्ष का तात्पर्य क्या है? राष्ट्र का अध्यक्ष, देश का अध्यक्ष, और वो किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। और हमारे यहां राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से इतनी ही किताबें नहीं, कई किताबें लॉन्च की गई हैं। आप मौका तो दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, नितिन सर के क्लास में आने का एक फायदा है कि कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ने को मिलती हैं। देखिए यूट्यूब पर क्लासेस बहुत चलती हैं, लेकिन आपको ये देखना है ना कि कम समय में ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करके अपनी चीजों को कौन समझा लेता है। और समझाना ही मायने नहीं रखता, हम आपको समझा रहे हैं बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरी अपनी क्वालिटी की मुझे सारे उत्तर आते हैं। भाई बात यह है कि आपको आता है कि नहीं, पढ़ने के बाद आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई, आपको कितनी चीजें याद हुई, वो मायने रखता है। और ये पता कैसे पता चलेगा? आप इसको पढ़िए, एक दो बार रीड करिए, रीड करने के बाद आपके पास जो भी किताब हो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तब जाके दोस्तों आपकी तैयारी होगी। ठीक है, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो याद रखेगा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, आप जैसे भी चाहें परचेज कर सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, अमेजन से, हर जगह किताब है। बाकी मार्केट में भी किताब है, वहां से भी ले सकते हैं। आगे क्या लिखा है? लिख रहा भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया। ठीक है, कह रहा कौन सा तंत्र? अभी तो हमने पीछे गणतंत्र की बात किया, प्रजातंत्र की बात किया, वही यहां पर भी है। ठीक है, तो देखिए कई तरह के शब्द हैं। जैसे आपको मिलेगा दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य, हम पढ़ते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य, उसका मतलब होता है लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात कर रहा दोस्तों, यही भारत में अपनाया गया है। लिख रहा है भारतीय लोकतांत्रिक का मतलब क्या हो गया? जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जा रहा है। लिख रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति दोस्तों किसके पास है? तो याद रखेगा भारत की जनता के पास है, भारत की जनता के पास है। एक बात कहना चाहूंगा, बुरा ना लगे, भारत की जनता अपना यह शक्ति ना एक पौवा में बेच देती है। ठीक है, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पे होता है, बस एक पौवा ही आपकी कीमत लगा देता है। वही एक पौवा दोस्तों, पौवा मतलब समझ रहे होंगे अच्छी से। ठीक है, ये भड़ास कह लीजिए, मेरे अंदर की निकलती भड़ास, क्योंकि अपनी आंखों से जब देखता हूं ना कि लोग अपने देश को, अपने आप को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन दोस्तों जो अवसर 5 साल पे आता है ना, उस अवसर पे हम सोच नहीं पाते, उस अवसर पे हम चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हैं। कभी जो है जातिवाद के चक्कर में बेच देते हैं, कभी किसी अलग पार्टी के चक्कर में बेच देते हैं। हमें यह ध्यान ही नहीं रहता कि हम जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं वो हमारा नेतृत्व करने लायक है भी कि नहीं है। बहुत बहुत आवश्यक है, जो आपका नेतृत्व कर रहा है उसमें उस तरह का गुण है कि नहीं, वो हमारे जो स्तर हैं, ठीक है, जीवन स्तर है, उस जीवन स्तर को उठा पाएगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों चंद पैसों के चक्कर में, थोड़े कपड़े के चक्कर में, थोड़ा मुर्गा मीट खाना पीना पनीर यही मिल गया, बिक गए उसी पे। अगला 5 साल न्यौछावर कर दिया, भले आप चक्कर लगाते रहो, अगले 5 साल उस व्यक्ति से आप मिल नहीं पाओगे, लेकिन दोगे उसी को। अरे सुधरो भाई, सुधरो। जो सुधरे मैं उनको नहीं कह रहा हूं, जो नहीं सुधरे हैं मैं उनको कह रहा हूं। ठीक है, आवश्यक है। तो ये तो नाम वाली बात हो गई ना कि भारत में जो शक्तियां हो जनता के पास है। कहां जनता के पास है? जनता के पास है, हमारा संविधान तो जनता को दिया शक्ति। अब जनता बेच दे तो इसके लिए संविधान क्या कर सकता है? बताइए, क्या कर सकता है? कोई उपाय नहीं। आगे देखिए, लिख रहा प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। आप कहेंगे नितिन सर ये सब क्वेश्चन आप जो बना के लाते हैं ना, मतलब अलग ही लेवल का सवाल है। हमारे प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, या आपको शायद पता ना, लेकिन प्रस्तावना में कुल कितने शब्द दोस्तों? कुल 73 शब्द हैं। कितने शब्द हैं दोस्तों? हमारे प्रस्तावना में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? सर गिनती किए थे क्या? हाँ गिनती किए थे, आपके लिए बनाए नया क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखेगा प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? कुल 73 शब्द हैं, जिसमें कौन सा शब्द 2 बार आया? तो भारत शब्द 2 बार आया है। लिख रहा कौन सा राज्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करता है? कौन सा राज्य? ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन याद रखेगा ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे बोलना चाहिए इसको, कौन सा राज्य नहीं, इसको राज्य को कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कैसे करता है? कैसे करता है? याद रखेगा कल्याणकारी राज्य के रूप में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के रूप में दोस्तों। और इसके बारे में दोस्तों आपको पता होगा, जब आप आगे आएंगे पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ये दिया गया दोस्तों भाग 4 में। कहां दिया गया? भाग 4 में। अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेद मिलेगा 36 से 51 तक। ठीक है, याद रखेगा इसमें केवल यही बताया गया है कि किस तरह से राज्य अपनी जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकता है और राज्य कल्याणकारी राज्य बन सकता है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, लिख रहा किस वर्ष भारत एक
प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो याद रखें दोस्तों, आजादी हमें 1947 में मिली थी, लेकिन दोस्तों हमारा देश प्रभुत्व संपन्न गणराज्य प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना है? जब हमारा संविधान बन गया और उसे जब अंगीकार कर लिया गया। ठीक है, तो 1950 वह वर्ष कौन सा है? 1950 याद रखिएगा। लेकिन अब भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान कहां है? ये सारी बातें दोस्तों आपको हमारे प्रस्तावना में नजर आएगी। कहां पर मिलेगा दोस्तों? ये सभी की सभी बातें कहां नजर आएगा? प्रस्तावना में नजर आएगा। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इन सारे तथ्यों का उल्लेख किया गया है। लेकिन अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लिखित है। कौन से देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो दोस्तों वहां पर प्रस्तावना में कहा गया इंडिया जो कि भारत। क्या कहा गया दोस्तों? इंडिया जो कि भारत, जो कि भारत है, ये दोस्तों उल्लेख किया गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये लिख रहा दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति, वही कहा ना कि वंशानुगत शासन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? भारत में कैसी व्यवस्था है? गणतंत्री व्यवस्था है, या भारत क्या है? गणराज्य है। ये क्या बताता है? निर्वाचित राष्ट्रपति, अर्थात क्या हो गया दोस्तों? याद रखेगा, वंशानुगत शासन नहीं है। क्या हो गया इसका मतलब? वंशानुगत शासन नहीं है, ये दोस्तों इसका मतलब हो गया। तो इसे भी याद रखेंगे। लेकिन प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता शब्द, समानता शब्द और बंधुत्व, ये दोस्तों के आदर्श से प्रेरित हैं। कहां से प्रेरित है? तो दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति दोस्तों? याद रखेगा, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वहां से दोस्तों प्रेरित होकर के हमारे संविधान में इन शब्दों को लाया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व की भावना की बात हो रही दोस्तों, ये फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द चुना गया है। लेकिन अब भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार दोस्तों कहां से लिया गया है? तो याद रखेंगे, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। वैसे तो दोस्तों इसका एक और उत्तर होना चाहिए, या दोस्तों याद रखेगा यूएन चार्टर से भी लिया गया। कई सारी किताबों में हमने ये भी पढ़ा कि यूएन चार्टर जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उसके प्रस्तावना से दोस्तों ये विचार लिया गया। तो विचार तो कई जगह से आ सकते हैं ना, विचार कई जगह से आ सकते हैं। तो याद रखेगा, ये विचार ये 2 जगह से हैं, इसको भी याद रखेंगे, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल क्या लिख रहा है? भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा, हम जो भाषा लिखते हैं दोस्तों, उद्देशिका की भाषा क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है, ये जो भाषा है दोस्तों, ये भाषा कहां से लिया गया है? तो याद रखेगा, भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा लिया गया, इसे भी याद रखेगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का अर्थ है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। क्या अर्थ है दोस्तों? सेकुलर का मतलब क्या हो जाता है? धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत किसी एक धर्म का नहीं है, भारत में सभी धर्म के निवासी निवास करते हैं, अपना धर्म मान सकते हैं। तो यही शब्द क्या है दोस्तों? सेकुलर। ठीक है, लिख रहा प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द समाजवाद का अर्थ क्या है? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्या है दोस्तों? समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय, मतलब समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्गों के लिए जो न्याय है दोस्तों, ये उसके बारे में बताता है समाजवाद। लिख रहा प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो शायद पता ना हो, याद रखेगा, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की है दोस्तों? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सा? तो याद रखेगा, विचार की स्वतंत्रता, नोट करते जाइए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सब पढ़ा है कि नहीं आपने? देखिए हमको लग रहा है अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आपने कभी प्रस्तावना उठा के देखा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से विश्वास की स्वतंत्रता, इसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो याद रखेगा, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या क्या दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो याद रखेगा, यहां 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। धार्मिक मत करिएगा। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यहां पर धार्मिक न्याय मत कर दीजिएगा। ठीक है, अपने मन से नहीं दिमाग खर्च करना है, जो है हमें वही पढ़ना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रस्तावना का चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, एक बात और करना चाहूंगा, फिर से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक का जो अधिनियम आएगा उसके बारे में विचार नहीं करना चाहता। क्यों?
जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने दिया था, यानी संवैधानिक विकास का जो क्रम है वो मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्यों, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप कहेंगे तो ठीक है। ठीक है, चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत सारे विषय ऐसे हैं दोस्तों जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्सेज एक बार ले लीजिए, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी अगर लाइक कमेंट नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन जाए और आप जान पाएं कि कब कौन सी क्लास दी जाती है। ठीक है, सीरीज से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे सारे विषय कवर हो जाएंगे, नहीं जुड़े रहेंगे तो नुकसान होगा आपका। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।